एआयएमआयएमचे अध्यक्ष व खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी अमरावती येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार तसेच आरएसएस आणि भाजपावर जोरदार टीका करत राजकीय वातावरण तापवले आहे। महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उमेदवाराच्या प्रचार सभेसाठी ते अमरावतीत आले असता त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला। ओवैसी म्हणाले की शरद पवार यांच्याकडे आता पुन्हा राज्यसभेत जाण्यासाठी आवश्यक तेवढे संख्याबळ उरलेले नाही। त्यांचा राज्यसभेतील कार्यकाळ लवकरच संपत असून सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत त्यांना पुन्हा राज्यसभेत पाठवणे शक्य दिसत नाही। महाराष्ट्रातील बदललेल्या राजकीय समीकरणांचा थेट परिणाम त्यांच्या संसदीय भवितत्वावर होत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले। तसेच आरएसएसचे प्रमुख मोहन भागवत यांच्या लव्ह जिहाद या वक्तव्यावरही तीव्र प्रतिक्रिया दिली। एखादी व्यक्ती 18 किंवा 21 वर्षांची प्रौढ असून स्वतःचे निर्णय घेत असेल तर तो कोणाच्याही आवडीनिवडीचा विषय नसून कायद्याने दिलेला अधिकार असल्याचे त्यांनी सांगितले। जर खरंच लव्ह जिहाद घडत असेल तर त्याचा अधिकृत डेटा संसदेत सादर करावा, गेल्या 11 वर्षांचे रेकॉर्ड द्यावे। लव्ह जिहाद नेमकं काय याची स्पष्ट व्याख्या भाजप आणि मोहन भागवत यांनी करावी, असे थेट आवाहन ओवैसी यांनी दिले। तसेच देशातील बेरोजगारी, चीन, लडाख यांसारख्या गंभीर राष्ट्रीय प्रश्नांवर भाजप आणि आरएसएस कडे उत्तर नसल्याची टीकाही ओवैसी यांनी केली। त्यामुळे वातावरण चांगले तापणार आहे। शरद पवार साहब का राज्यसभा टर्म कब तक है? मार्च। कौन से मार्च? हाँ, उसके बाद उनके पास ताकत कहाँ है? उनके अलायंस में इतने एमएलए कहाँ हैं? अगर वो जाते हैं तो कैसे जाएंगे? ये तो उनको पूछना चाहिए, आपको पूछना चाहिए लोगों को। नहीं, अगर वो दोबारा राज्यसभा जाएंगे पवार साहब तो कैसे जाएंगे? नंबर चाहिए ना, वो जब पता चल जाएगा आपको। जब भी एक क्या बोलते तमाशा होगा, देखिए। इसी समय आपके क्या बोले? लव जिहाद को रोकने के लिए परिवारों में मजबूत और नियमित संवाद जरूरी है। आप बता दें। परिवारों में नियमित संवाद जरूरी है। क्या नियम? लव जिहाद को रोकने के लिए हिंदू परिवारों में नियमित संवाद जरूरी है। बातचीत ताल्लुका जो है पेरेंट्स और बच्चों का टॉक जरूरी है। कम्युनिकेशन। ये इलेक्शन आ गए, हिंदू मुस्लिम की बातें शुरू होगी साहब। नहीं, मगर मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही, ये क्या उनका बोलना क्या है कि बाप बेटे में बातचीत नहीं, आपस में तालमेल ना हो, उसका मतलब ये निकलता है कि मुस्लिम बच्चे लड़कियों को पटा लेते हैं क्योंकि आपस में हिंदू माँ बाप और बच्चों का टॉक नहीं है। नहीं, हम बोल रहे ना, कोई रिकॉर्ड तो पेश करो आप, कोई ऐसा हो रहा है बोल के। अगर कोई बालिग है, 18 साल 21 साल के है, अगर वो अपना फैसला ले रहे तो मेरी पसंद नापसंद का मामला नहीं है, कानून उनको इस बात की इजाजत देता। और अगर लव जिहाद हो रहा तो डेटा आप क्यों नहीं देते पार्लियामेंट में? तुम 11 साल का तो रिकॉर्ड दो ना, तुम चलो आप जितने प्रदेशों में है उसका रिकॉर्ड दे दो लव जिहाद का कि भाई ये लव जिहाद हुआ, बताओ। और तीसरी बात है, लव जिहाद को डिफाइन कर दे बीजेपी और मोहन भागवत। व्हाट इज लव जिहाद? आप पार्लियामेंट में तो बोलना नहीं चाहते उसको, आप डिफाइन कर दो। अब जब डिफाइन करेंगे तो फिर बीजेपी में ऐसे कई नेता है जो ये इंटर रिलीजियस मैरिजेस करें, उनको क्या बोलेंगे फिर आप? मैं उनके प्राइवेट लाइफ पे कमेंट नहीं कर रहा हूं, बट उनको क्या बोलेंगे आप? ये गैर जरूरी के इस देश के नौजवान बच्चों को, युवा पीढ़ी को नौकरी की जरूरत है, आप इधर लिख जा रहे हो उनको। एक खामखा जिसपे कुछ है ही नहीं, कुछ भी मुद्दा ही नहीं है, वो आप उस पर नहीं उठा रहे। हाँ, चाइना बोल रहा है कि हम जंग रुकाए, आप उस पर कुछ नहीं बोलते। लद्दाख में, गलवान में, डेमचौक में आज भी हम जब बात कर रहे हैं, चाइना कब्जा करके बैठा है। हम कई पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर हमारी भारत की सेना नहीं जा सकती, हम उस पर बात ही नहीं कर रहे। हमारे अतराफ में सब हमारे दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अब इसके बात क्यों नहीं करते आप? अंदरूनी पॉलिटिक्स में ही अगर आप गवर्नमेंट में है और आपके पास पूरा बजट है, रिसोर्सेज है, आप क्या कर रहे? क्यों स्कूल नहीं खोलते आप? क्यों स्कूल नहीं खोलते? आप शराब खाने खोलते, आप पुलिस स्टेशन खोलते, दो चीज बराबर खोलते आप।
और आप इल्जाम लगाते नहीं मदरसे को जाते। अरे भाई, सच्चर कमेटी ये बोलती कि मदरसे को भिजाने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि हमारे बेटा बेटी जो है इस्लाम को सीखे और उस रिलीजन को समझे, उसके मौलाना बने, स्कॉलर बने। उसका और एक और रीजन ये है कि उनके तरफ में स्कूल ही नहीं है, तो लिटरेट तो हो जा रहा कम से कम जाकर वो। लेकिन ओवैसी साहब, सियासती रूप में 75 वर्षों में मुसलमान कभी भी किसी भी एक झंडे के नीचे नहीं आए, फिर वो मुस्लिम लीग हो, कांग्रेस हो, अलग अलग कांग्रेस हो। हाँ। आपकी MIM के पीछे आप हैदराबाद से निकल के म्युनिसिपल इलेक्शन के लिए अमरावती तक आते हो, हाँ। और आपके ऊपर मुसलमान इल्जाम लगाता है कि आप भाजपा की बीट। अरे कोई बात नहीं ना, देखिए, अरे इश्क है, ये मोहब्बत है, होता। आप जवानी में इश्क करे नहीं करे, लोगों के सामने नहीं बताऊंगा। मैं तो बता रहा हूँ, मैं इश्क कर रहा हूँ बल्कि ना, ये इश्क है ये। आप हैदराबाद, आप अमरावती बोल रहे, मैं तो सीमांचल चला गया। आप मुसलमानों का अपने आप को अभी फिलहाल नहीं मानता हूँ, कुछ भी नहीं मानता हूँ। और उसके लिए आपकी मजलिस का एक सिद्धांत है कि आपकी मजलिस में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की आप बात करते हो, सामूहिक जिम्मेदारी की। तो मुसलमानों के इस पिछड़ेपन का सामूहिक जिम्मेदार आप किसे मानते हो? जितने लोग, जितनी पार्टियां सत्ता में थी, वो सब जिम्मेदार है। देखिए, अगर आप, मैं बोल रहा हूं, आप किसी भी मुस्लिम इलाके में चले जाइए, चाहे वो सबसे गरीब इलाका हो, और उनको आप जाकर पूछिए कि भैया आप अपनी बेटी को पढ़ाना चाहते, तो बोलेगा यस। कहां तक पढ़ाना चाहेंगे, तो बोले जहां तक बच्ची पढ़ेगी पढ़ाना चाहूंगा। बेटे को पढ़ाना चाह रहे, बोलेगा हाँ पढ़ाना चाह रहा हूं। दिक्कत कहां थी, परेशानी कहां थी? पैसे नहीं है उसके पास। और अगर आप एक कुंडू कमेटी को रिपोर्ट इस सरकार को दी गई 2015 अक्टूबर में, उसमें प्रोफेसर कुंडू साहब ने मुसलमानों के बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल है या ड्रॉप आउट है, उसकी महम वजह बताई कि फाइनेंशियल उनके पास कैपेसिटी नहीं है अपने बच्चों को पढ़ाने की। आप स्कूल खोलिए ना, कौन रोकता आपको? आप स्कूल खोलिए, स्किल सेंटर्स खोलिए आप। तो जितने भारत में मुसलमानों की आज जो तरक्की हुई है एजुकेशन वाइज और इकोनॉमिकली, जो भी अपलिफ्टमेंट हुआ, उसमें कौन सी पार्टी का रोल है बताओ मेरे को? ये हम खुद कर रहे। या तो उन्हें बेचारा पेट काट काट के अपनी औलाद को पढ़ा रहा है, या फिर वो जो भी छोटा मोटा जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा मुसलमान है। ये तो आपका डेटा है भारत सरकार का। और आखिरी बात यह है कि एक स्टडी हुई, इंटरनेशनल स्टडी, जिसमें बताया गया कि अगर आपके दादा 100 रुपए कमा रहे थे, तो आप अभी 150 रुपए कमा रहे। इसमें हर धर्म के, हर जात के लोग डेवलप करे। अगर कोई नहीं करा तो मुसलमान नहीं करा। अगर मेरे दादा 100 रुपए कमा रहे थे, तो मैं उससे कम कमा रहा हूं अभी। ये भारत का स्टडी है। ड्रॉप आउट रेट में दलित के बराबर हमारा मुसलमानों का ड्रॉप आउट रेट हो चुका है। लेकिन इसके लिए नहीं, कुछ जगहों पर जो 3 पार्टियों की सरकार चल रही है, पिंपरी चिंचवड़ में वो एक साथ नहीं लड़ रहे हैं, कई शहरों में, कई महानगर पालिकाओं में एक साथ नहीं लड़ रहे हैं। तो जो विचारों की लड़ाई के रूप में ये चलकर मिलकर, नहीं, क्या विचार है ही नहीं इनका। सब धोखा दे रहे आवाम को, सत्ता के लिए धोखा दे रहे। आप धुलिया में देखिए, गोली चल गई वहां पे, तो सत्ता शेयर कर रहे महाराष्ट्र में, और उन्हीं का एक आदमी दूसरे अपने अलाई के ऊपर गोली चला दिया, कोई उनके उंगली काट दिया, और एक दूसरे पर एक कोई ये बोल रहा कि तू चोर है, तो बोल रहा कि तू बड़ा चोर है। तो ये लोग मजाक बना रहे ना जनता का। और जनता इस बात को देखे कि जब महाराष्ट्र में सत्ता में बैठना है तो सब एक हो जाते, और जब चुनाव आता आवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश करे, तो आइडियोलॉजी या कमिटमेंट नाम की तो कोई चीज नहीं रही। अब 2 NCP है, टूटे क्यों, फिर मिल रहे क्यों? तो ये एक मजाक, आप पब्लिक का मजाक उड़ा रहे ना। तो इसलिए जनता इन चीजों को देख रही है, और इन चीजों का आज नहीं तो कल इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी नजर में। तो विधानसभा से इंपॉर्टेंट ये इलेक्शन है, क्योंकि जमीनी सतह से जो लीडर यहां से उभरेगा और वो सही काम करेगा, तो हो सकता है कि मैं दुनिया में ना रहूं, वो
ऊंचाइयों पर लेकर जाए, ऐसे 15-20 महाराष्ट्र में लीडर पैदा हो गए, और होते यही इलेक्शन से होते। सीरियस नोट में मेरा प्रश्न, नहीं, सीरियस ही बोल रहा हूं मैं, फिर से मेरा प्रश्न वही है, मुसलमान नेता बने। मेरा मकसद है कि मैं बन जाऊं, मेरा मकसद। वो सारी क्वालिटी है। अरे कौन बोले आपको है? मेरे आप मेरे सुनिए, आप मेरे घर को आइए, आपको मालूम होता मेरी क्वालिटी क्या है नहीं है। ना क्वालिटी है ना सब मालूम होता है क्वालिटी। नहीं ऐसा, देखिए सीरियस हमारा मकसद ये है कि मुसलमानों की पॉलिटिकल लीडरशिप बनना चाहिए। भारत में हर समाज की, हर जात की एक लीडरशिप है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में 11 साल में मैं देखा 3 मर्तबा ऐसा छाती को मार के बोले सबसे बड़ा ओबीसी का नेता मोदी है। अगर कोई उसमें जब वो बुरी बात नहीं है तो ये बुरी बात कैसे हो जाती? तो एक इससे मालूम ये होता है कि कोई भी नहीं चाहता कि भारत की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की पॉलिटिकल लीडरशिप बने। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा मानना यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने सही कहा था कि अगर इख्तिदार या पावर से तुमको फायदा उठाना है तो तुमको वो ताले खोलना पड़ेगा, और ताले खोलने की चाबी तुम्हारा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि भाई आप ही क्यों बोल रहे, दूसरे भी तो मुस्लिम नेता है उन पार्टियों में। उसका जवाब भी आज से 70 साल पहले बाबा साहब बोल दिए कि हाँ रिजर्वेशन है दलितों के लिए, मगर वो पार्लियामेंट में, असेंबली, विधानसभा में जाके मुंह कब खोलते जब उनको अंगड़ाई लेना है। तो ऐसे बहुत है बेचारे खामोश बैठे हुए हैं। तो हम ये चाह रहे, हमारी कोशिश है, और कोशिश कहाँ पर कम पड़ रही है? जनता के मसाइल, इश्यूज रहते हैं। बीएमसी में अलग मसाइल हैं, फिर बीएमसी में अगर आप किसी विधानसभा में गए तो वहां पर मुख्तलिफ मसाइल रहते हैं। फिर अमरावती में अलग है, औरंगाबाद में अलग है, मालेगांव में, धुलिया में, ऐसा है। मगर बुनियादी चीज ये है कि जनता के लिए जो बेसिक सिविक कम्युनिटीज का इंतजाम बिल्कुल नहीं है। चाहे साफ पीने का पानी का मसला हो, सीवरेज लाइन हो, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज हो, स्कूल्स की जरूरत है, अस्पताल अगर है तो वहां पर दवाएं, डॉक्टर नहीं है या क्लिनिक्स नहीं है, और फिर जो फंड आता है उसका सही इस्तेमाल नहीं होता है। तो ऐसा मोटा मोटा ये चीजें हैं, और इन्हीं मुद्दों पर हम लोग फोकस कर रहे हैं और आवाम के दरमियान में जा रहे हैं।